दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और एप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी एप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। संवैधानिक संस्थानों के शीर्ष पदों को भरने में केंद्र सरकार की विफलता। विकलांग लोगों के लिए संस्थानों में रिक्त पदों पर सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए चिली के साथ समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। देश के 67% न्यायालय परिसर नहीं है विकलांगों के अनुकूल। विकलांग लोगों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है अपराध का स्तर। फ्लिपकार्ट बढ़ाने जा रहा है दिव्यांगों के लिए अपनी रोजगार क्षमता। ICMR ने असिस्टिव प्रोडक्ट्स की सूची तैयार करते समय विकलांगता क्षेत्र को किया है नजरअंदाज। मध्य प्रदेश के खरगोन के एक विकलांग दुकानदार को अधिकारी ने धमकाया, सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ी। 80% विकलांगता वाले उम्मीदवारों को MBBS में प्रवेश से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि। पैरा TT नेशनल्स में गोवा के लॉयड ने डेब्यू पर जीता सिल्वर मेडल। अंततः SBI कर रहा है शाखा परिसर के अंदर दुर्घटना का शिकार हुए ग्राहक को चिकित्सा व्यय की परिपूर्ति का भुगतान। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलते हैं, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। फ्रेंड्स,
वेलकम टू द न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। मेरा नाम है आरजे गौरी। अब तक शो में हम सुन चुके हैं हेडलाइंस, अब बारी है खबरें विस्तार से सुनने की। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन। 80% विकलांगता वाले उम्मीदवारों को MBBS में प्रवेश से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए एल्बिन जोसेफ बनाम कश्मीर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आर के मामले में 80% विकलांगता वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता, जो पोस्ट सर्जिकल मेनिंजोमाइलैक से पीड़ित है, उन्होंने निर्धारित PWD कोटे के तहत MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा किया था। याचिकाकर्ता ने नीट UG 2019 प्रवेश परीक्षा MBBS और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 58.76% प्राप्त किया था और उसके बाद केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आवंटन के लिए आवेदन किया था। केरल इंजीनियरिंग, वास्तुकार और चिकित्सा पाठ्यक्रम KEAM 2019 के लिए प्रोस्पेक्टस के खंड 5 को संदर्भित राहत देने से इनकार करने से पहले एकल पीठ विद्वान न्यायाधीश ने देखा कि अधिकारियों ने सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा है और MBBS की पढ़ाई करने के लिए छात्र चिकित्सीय रूप से अयोग्य है। इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। रीट याचिका में कोई राहत देने के लिए विशेषज्ञों के विचारों के खिलाफ जाना उचित नहीं होगा। बेंच को संतुष्ट करने के अलावा पात्रता मानदंडों को चिन्हित करने के लिए उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्षम या कार्य करने के लिए उपयुक्त होने की परीक्षा को भी पूरा करना होगा। खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच के आदेश की पुष्टि की और कहा कि जब इस मुद्दे पर मेडिकल बोर्ड की राय उपलब्ध हो तो अदालत को अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। विभिन्न चिकित्सा विषयों के विशेषज्ञों ने विकलांगता की सीमा की जांच की है और रिपोर्ट में निर्धारित किया है कि व्यवसायी बुनियादी जीवन रक्षक प्रक्रिया प्रदान करने में याचिकाकर्ता सक्षम नहीं होगा और 80% की विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए MBBS पाठ्यक्रम में आगे बढ़ना और पूरा करना मुश्किल होगा। ये न्यायालय के आदेश में गठित मेडिकल बोर्ड की स्पष्ट राय है और ये विवरण के उपयुक्त निर्धारण की अनुमति देती है। तो पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए PWD कोटे की सीट पर प्रवेश से इनकार करना हमारे आकलन में गलत नहीं हो सकता है। सटीक MBBS पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए छात्र की अनुपयुक्तता का निर्धारण करने का कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा परिलक्षित होता है और ये कोर्ट के अनुसार प्रोस्पेक्टस में दर्शाए गए मापदंडों के अनुरूप है। हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस MR शाह और BV नागरत्ना ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रवेश की राहत से सही इनकार किया है, जिसकी उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सही पुष्टि की गई है। संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनकर और मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की विकलांगता को 80% आंका गया है। मेडिकल रिपोर्ट द्वारा ये भी पाया गया कि वो MBBS पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। इसके लिए एक और मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। मेडिकल बोर्ड में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर के अनुसार छात्र के बारे में न्यूरोलॉजिकल पक्ष से विशेषज्ञों की राय थी कि छात्र के लिए पाठ्यक्रम को पूरा करना और संतोषजनक ढंग से पूरा करना मुश्किल है। MBBS पाठ्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो सक्षम नहीं होंगे। अंततः SBI कर रहा है शाखा परिसर के अंदर दुर्घटना का शिकार हुए ग्राहक को चिकित्सा व्यय की परिपूर्ति का भुगतान। दोस्तों, संभवतः अपने जैसे अनोखे एक केस में पहली बार ही भारतीय स्टेट बैंक अपने एक ग्राहक के चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है, जो मुंबई में एक विशेष बैंक शाखा में बैंक की सीढ़ियों से गिर गया था, जिसे गंभीर चोटें आई, उसकी सर्जरी हुई और अस्पताल में उसे भर्ती होना पड़ा। लेकिन आप ध्यान दें कि इस मामले में केवल उच्चतम स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप पर ही SBI ने भुगतान किया है।
विडंबना ये है कि पहले उनके दावे को खारिज करने के बाद बैंकिंग लोकपाल ने भी प्रतिपूर्ति के लिए उनके दावे को खारिज कर दिया था। दोस्तों, 71 वर्षीय सेवानिवृत्त इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी DS रंगा राव उस लापरवाही को स्वीकार करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक तीखी लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुपयुक्त सीढ़ियों से गिरने से गंभीर चोटें और चिकित्सा उपचार होता है। चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए श्री राव के दावे को SBI और बैंकिंग लोकपाल दोनों ने ही बिना उनसे बात किए खारिज कर दिया था। एक शीर्ष बीमा विशेषज्ञ श्री श्रीरंग सामंत ने बताया कि सार्वजनिक देयता अधिनियम सभी संगठनों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा अनिवार्य बनाता है। संबंधित बैंक के पास अधिनियम के तहत पर्याप्त बीमा होगा। दुर्भाग्य से ग्राहक को तब तक दावे से वंचित कर दिया गया था जब तक कि मामला RBI के साथ उच्चतम स्तर पर सार्वजनिक दायित्व अधिनियम की ओर इशारा करने के बाद नहीं उठा। SBI ने श्री राव को प्रतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया है, लेकिन ये उनकी लागत से बहुत कम है। इससे भी बदतर, गिरने के कारण उन्हें जो विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है वो स्थायी रूप का है। उन्हें मुआवजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला है जिसे अब भी बैंक द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और उपभोक्ता कार्रवाई के लिए एक कानूनी लड़ाई हो सकती है। श्री राव बताते हैं कि मनी लाइफ फाउंडेशन मेरे लिए समर्थन का एक स्तंभ रहा है और मैं उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। श्री राव की कटु लड़ाई ऐसे मामलों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कायम करेगी जहां ग्राहकों को किसी बैंक या किसी अन्य संगठन या प्रतिष्ठान द्वारा कार्यों या लापरवाही के कारण जोखिम में डाला जाता है या घायल कर दिया जाता है। मनी लाइफ फाउंडेशन ने RBI से अनुरोध किया था कि वो मानक संचालन प्रक्रिया के एक सेट की घोषणा करे जो ग्राहक के बैंक में घायल होने पर स्थितियों पर काबू रख सके। बैंकिंग लोकपाल, जिसने एक बार फिर ग्राहकों की सुरक्षा में अपनी भूमिका के बारे में बहुत कम समझ का प्रदर्शन किया है, को भी ऐसे मामलों से निपटने के निर्देश दिए जाने चाहिए। आखिर ये कोई झूठा मामला नहीं है। हाल ही में मीडिया ने एक 80 वर्षीय व्यक्ति के मामले में भी एक रिपोर्ट दर्ज की थी जो इसी तरह लापरवाही के कारण रात भर बैंक शाखा में बंद रह गया था। ऐसे सैकड़ों अन्य मामले होंगे जहां ग्राहकों को ये पता ही नहीं होगा कि उनके पास चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिकार है या बैंकिंग नियामक से स्पष्टता के अभाव में उनके दावों को खारिज कर दिया जाता हो। हमें उम्मीद है कि इससे RBI की ओर से कोई नीति या सर्कुलर निकलेगा ताकि हर एक व्यक्ति को इस तरह की कठोर लड़ाई से गुजरना न पड़े। ये बैंकिंग नियामक और ग्राहक हितैषी पहल होगी। 3 संवैधानिक संस्थानों के शीर्ष पदों को भरने में केंद्र सरकार की विफलता। विकलांग लोगों के लिए संस्थानों में रिक्त पदों पर सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, भारतीय पुनर्वास परिषद और आत्म केंद्रित सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट की जांच के घेरे में आ गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर शिकायत से संबंधित एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें तारीखों का उल्लेख किया गया है। हलफनामे में जब से ये पद खाली पड़े हैं, इन रिक्तियों को भरने के लिए इसके द्वारा उठाए गए कदम अगर कोई हो और यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो इसका कारण क्या है और आगे इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में सारी जानकारी पेश करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता A.K. भारद्वाज ने अदालत को प्रस्तुत किया कि 3 वैधानिक निकायों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था और वर्षों से इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे विकलांग व्यक्तियों के लिए इन 3 निकायों के तहत निहित कल्याणकारी गतिविधियों को प्रभावित किया जा रहा है। अदालत को सूचित किया गया था कि सरकार विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष और ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के पदों के लिए विकलांग उम्मीदवार को नियुक्त करने में विफल रही है।
अदालत ने 20 अप्रैल 2022 को जारी अपने आदेश में पद भरने के लिए सरकार की उदासीनता पर आश्चर्य व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बिपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि हम इस बात की सराहना करने में विफल है कि संवैधानिक निकायों और कार्यालयों में कामकाज को सक्षम करने के लिए इन वैधानिक पदों को समय पर क्यों नहीं भरा गया, जिनसे लाभकारी कानूनों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है। विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच के सचिव मुरलीधरन ने विकास का स्वागत करते हुए कहा कि ये 3 महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से बिना पूर्णकालिक प्रमुख के ही हो रहे थे। इन पदों पर नौकरशाहों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा ये केवल इस सरकार द्वारा विकलांगों और उनके मुद्दों के साथ पूरी तरह से उपेक्षा को दर्शाता है, जो सरकार द्वारा किए गए लंबे दावों और वास्तविकता के बीच के अंतर को पूरी तरह से उजागर कर रहा है। विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए चिली के साथ समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। दोस्तों, नई दिल्ली से खबर आई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन माने कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और चिली की सरकार के बीच विकलांगता क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करना है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। विकलांगता क्षेत्र में सहयोग की इच्छा व्यक्त करने वाले देशों के बीच पहले एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। आइए जानते हैं इस विज्ञप्ति में क्या क्या शामिल है। सूचना साझा करने के क्षेत्रों में तथा सहायक उपकरण प्रौद्योगिकी में सहयोग, विकलांगता क्षेत्र में आपसी हित की परियोजनाओं के विकास, अर्ली इंटरवेंशन, जल्द पहचान और रोकथाम, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का आदान प्रदान। दोस्तों, इन सभी गतिविधियों के खर्चों को कवर करने के लिए वित्त पोषण तथा तंत्र MOU प्रदान करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों के लिए खर्चे दोनों सरकारों द्वारा मामले के आधार पर धन और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किए जाएंगे। विज्ञप्ति में ये भी कहा गया है कि भारत और चिली के बीच व्यापक मुद्दों पर विचार की समानता के आधार पर अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध है। वर्ष 2019-20 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70वें वर्ष को चिन्हित करता है। उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान के साथ द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं, जिनमें 2005 और 2009 में चिली के राष्ट्रपति की 2 यात्राएं शामिल हैं। देश के 67% न्यायालय परिसर नहीं है विकलांगों के अनुकूल। दोस्तों, आजकल चैरिटी स्टार्ट्स एट होम ये कहावत न्यायिक गलियारों में कहीं खो गई लगती है। दरअसल मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सभी सार्वजनिक भवनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अभी तक 67% अदालत परिसरों ने भी इस फैसले को लागू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि केवल 33% न्यायालय परिसर विकलांगों के अनुकूल है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 के अनुसार सार्वजनिक भवनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए 15 दिसंबर 2017 को कई निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में जायजा लिया था। 15 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला सुनाए गए 1 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उदासीन रवैये से हमें पता चलता है कि वे फैसले में निहित निर्देशों का पालन करने में गंभीर नहीं हैं। हम सुस्त रवैये का कड़ा विरोध करते हैं। इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने दिसंबर 2017 के फैसले के निर्देशों को लागू करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था।
फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, 83% कोर्ट रूम्स में न्यायिक अधिकारी केस फाइलों के बंडलों को पढ़ने और वकीलों की गर्म बहस को सुनने के लिए पसीना बहा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार केवल 17% कोर्ट रूम्स में एयर कंडीशनिंग की सुविधा है। लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है कि CJI श्री NV रमना ने राज्य स्तरीय न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास प्राधिकरण के लिए जोर दिया था, जिसने सौभाग्य से मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास प्राधिकरण के लिए न्यायमूर्ति रमना के प्रस्ताव को आगे की चर्चा के लिए टाल दिया गया था। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में प्रधान न्यायाधीश ने देश भर में अदालत के परिसरों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। वकीलों और वादियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक शौचालय न्यायालय परिसरों में अनुपस्थित है। कम से कम 26% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा नहीं है। सैकड़ों वादियों और वकीलों द्वारा दौरा किए गए अर्ध शहरी क्षेत्रों के अधिकांश न्यायालय परिसरों में मौजूदा शौचालयों की स्थिति चिंताजनक है। न्यायालय परिसरों में अन्य कमियां समान रूप से संबंधित है। दोस्तों, ये कुछ गंभीर आंकड़े सुनकर शायद आप भी परेशान हो जाए। 95% न्यायालय परिसर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से भी सुसज्जित नहीं है। 46% के पास शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। 73% अदालत कक्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ न्यायाधीशों के मंच पर कंप्यूटर नहीं है। 68% कोर्ट रूम्स में कोई अलग रिकॉर्ड रूम नहीं है और 39% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में पुस्तकालय नहीं है। विकलांग लोगों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है अपराध का स्तर। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार 2015 से ही ये स्तर बढ़ रहा है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए नए आंकड़ों के अनुसार विकलांग लोग संयुक्त राज्य में हिंसक अपराध और उत्पीड़न के शिकार है और आंकड़ों के अनुसार इन अपराधों की आवृत्ति भी बढ़ रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। डेटा से पता चलता है कि 2017-2019 से विकलांग लोगों ने 26% गैर हिंसक और हिंसक अपराधों का सामना किया है। भले ही वे आबादी का केवल 12% बनाते हैं, लेकिन गैर विकलांग लोगों के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा हिंसा के शिकार हैं। दोस्तों, कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि विकलांग महिलाओं के लिए असमानता और भी अधिक है और कुछ के लिए तो पीड़ित होने की संभावना लगभग अपरिहार्य रहती है। दोस्तों, ये डेटा विकलांग महिलाओं के खिलाफ घरेलू और अंतरंग साथ ही हिंसा के चल रहे प्रसार को भी दर्शाता है। स्टेफनी लिन कॉफमैन NGO विकलांगता वकालत समूह प्रोजेक्ट लेट्स की कार्यकारी निदेशक है, जो स्वयं यौन हिंसा से बची है और कॉलेज में एक सीनियर के रूप में एक दोस्त द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना कर चुकी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2017 की इस घटना की आंशिक रूप से रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उन्होंने सोचा कि मनोरोग संस्थानों में उनका इतिहास और उनकी मानसिक बीमारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले को जवाबदेह ठहराना मुश्किल बना दिया होता। कार्यबल में विकलांग अमेरिकी कोविड-19 से असमान रूप से प्रभावित हैं। अब वो अपने जैसे विकलांग लोगों पर हमलों को रोकने के लिए मदद करने के लिए एक विकलांगता न्याय आयोजक के रूप में काम करती हैं। एक रिपोर्ट है कि विकलांग महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध की दर प्रति 1000 लोगों पर 39.4 है। विकलांग पुरुषों और गैर विकलांग पुरुषों और महिलाओं की तुलना में ये काफी अधिक है। विकलांग पुरुषों के लिए ये दर प्रति 1000 लोगों पर 42.7 है। सभी गैर विकलांग लोगों के लिए ये नाटकीय रूप से बहुत ज्यादा है। इन वर्षों में विकलांग लोगों के लिए ये दर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात तो ये है कि इन वर्षों में विकलांग लोगों के लिए ये स्तर लगातार बढ़ रही है। 2009 से 2019 तक
हिंसक उत्पीड़न की दर प्रति 1000 विकलांग लोगों पर 28.8 से बढ़कर 46.2 हो गई है। अमेरिकी मानव स्वास्थ्य सेवा विभाग की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया है कि विकलांग महिलाओं को गैर विकलांग महिलाओं की तुलना में हिंसा या दुर्व्यवहार का अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। साथ ही वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा हिंसा या दुर्व्यवहार का अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। कार्यकर्ताओं का कहना ये भी है कि सक्षमता, विकलांग लोगों के प्रति भेदभाव या पूर्वाग्रह इस असमानता के मूल में है और ये कुप्रथा महिलाओं को अधिक खतरे में डाल रही है। कॉफमैन ने आगे कहा है कि बहुत से लोग वास्तव में विकलांग लोगों को पूर्ण मानव के रूप में ही नहीं देखते हैं, जो स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम हो। हम सभी के विचारों को इस तरह से बनाया गया है कि जो सोचते हैं कि विकलांग लोग हीन होते हैं, दूसरों की तुलना में कमजोर होते हैं। लोग तो ये भी सोचते हैं कि हमें किसी भी तरह के ध्यान और प्यार के लिए आभारी होना चाहिए, भले ही वो दुर्व्यवहार के रूप में आ रहा हो। दोस्तों, इसमें एक और चिंता का गहरे सोच का विषय ये भी है कि बीजेएस के शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने माना है कि विकलांग लोगों के खिलाफ वास्तव में किए गए अपराधों की संख्या रिपोर्ट किए गए अपराधों की तुलना में अधिक होने की संभावना है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। मध्य प्रदेश के खरगोन के एक विकलांग दुकानदार को अधिकारी ने धमकाया, सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश। दोस्तों, ये मसला है 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद हुई अधिकारियों की कार्रवाई का। खबर आती है कि खरगोन में दंगों के बाद जिला प्रशासन द्वारा 16 घर और 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। दोस्तों, एक विकलांग दुकानदार वसीम ने हाल ही में ये आरोप किया था कि दंगाइयों के खिलाफ एक अभियान के रूप में अधिकारियों द्वारा उनकी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया था। वसीम शेख, जिनकी दुकान खरगोन दंगों के बाद ध्वस्त कर दी गई थी, उन्होंने दावा करते हुए मीडिया को बताया है कि अधिकारी मैडम ने मुझसे कहा कि आपको बस इतना कहना है कि जिला प्रशासन ने आपका खोखा नहीं तोड़ा है। मुझे डर था, कल रात सीएमओ मैडम के साथ बहुत सारे लोग आए थे और सभी ने मुझसे ऐसा कहने को कहा कि मेरी दुकान को प्रशासन द्वारा ध्वस्त नहीं किया गया था। दोस्तों, वसीम ने मंगलवार 19 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए अपने बयान को दोहराया कि उनकी दुकान को खरगोन दंगों के बाद प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। वसीम ने ये भी बताया है कि उन्हें 2500 रुपए भी दिए गए थे और मुख्य नगर अधिकारी द्वारा वादा भी किया गया था। सीएमओ प्रियंका पटेल ने कहा कि प्रशासन उनकी दुकान को फिर से स्थापित करने में उनकी मदद करेगा। सोमवार को मध्य प्रदेश के खरगोन जिला प्रशासन द्वारा जारी एक वीडियो में वसीम को अपने पहले बयानों को वापस लेते हुए और ये कहते हुए देखा गया कि उनकी दुकान को अधिकारियों ने ही तोड़ा है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए वसीम ने कहा कि वो डर गया था क्योंकि रात को सीएमओ पटेल ने उसे घर से बाहर बुलाया था और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। वसीम शेख ने बताया कि मैंने उस समय उन्हें ये नहीं बताया था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें साफ साफ सब कुछ देखा जा सकता है।
मुझे शांति और सद्भाव के लिए आग्रह करने के साथ ये बयान देने के लिए कहा गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह खेला जाएगा। खरगोन जिले की सीएमओ प्रियंका पटेल और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिलिंद ढोके ने इस मामले में मीडिया को कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। इस बीच जिला कलेक्टर अनुग्रह पी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने एक व्हाट्सएप टेक्स्ट के द्वारा जवाब देकर कहा कि और घृणा न फैलाए। ये पूछे जाने पर कि वो अपने बयान से पीछे क्यों हटे, वसीम ने बताया, मुझे डर लग रहा था। मुझे रात में अकेले बाहर बुलाया गया। उन्होंने मेरे बच्चों को भी आने नहीं दिया। वसीम शेख 2 बच्चों के पिता हैं और उनके परिवार में उनकी बीमार मां समेत 5 सदस्य हैं जो उन पर आश्रित है। उनका दावा है कि जिला प्रशासन ने उनकी दुकान को गिराया था और उन्हें कुछ और ही कहने के लिए कहा गया। वसीम ने पहले कहा था कि दंगों के एक दिन बाद 11 अप्रैल को छोटी मोहन टॉकीज में स्थित उनकी कियोस्क को ध्वस्त कर दिया गया। वे बताते हैं, मैं बिना हाथ वाला आदमी हूँ, मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। मैं पिछले 10-12 सालों से अपने कियोस्क का संचालन कर रहा हूँ और 10 अप्रैल को हुई झड़पों के बाद जिला प्रशासन ने पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हमला करते हुए कई प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया जो खरगोन दंगों में शामिल थे। इस अभियान में मेरा दुकान भी गिरा दिया गया। मेरे 2 बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ की देखभाल करना है। दोस्तों, वसीम ने ये भी आरोप लगाया है कि विध्वंस से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। जिला प्रशासन ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें वसीम शेख को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ना तो मेरा पीएम आवास योजना का घर है और ना ही मेरी गुमटी को जिला प्रशासन ने तोड़ा है। इसके बाद वसीम ने जिले में शांति और सद्भाव की अपील की थी, जिसके बाद सीएमओ पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन ने छोटे मोहन टॉकीज क्षेत्र के पास कार्रवाई की थी जो वैध थी। उस कार्रवाई में उनके कियोस्क को तोड़ा नहीं गया था। पैरा टीटी नेशनल्स में गोवा के लॉयड ने डेब्यू पर जीता सिल्वर मेडल। फ्रेंड्स, गोवा के लॉयड फर्नांडिस ने शनिवार को इंदौर में पंजाब के शुभम वाधवा के खिलाफ हारने से पहले पैरा डेस्क टेनिस राष्ट्रव्यापी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। इस साल नेशनल में पदार्पण करते हुए लॉयड ने क्लास 3 व्हील चेयर श्रेणी में सनसनीखेज जीत की श्रृंखला दर्ज की है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बाजी मारने से पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु के विरोधियों के खिलाफ सीधे सेट जीत के शुरुआत की थी। सेमीफाइनल में लॉयड पंजाब के शशि कुमार के खिलाफ थे और उन्हें 11-6, 11-5 और 11-6 से संघर्ष जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आखिर में वाधवा काफी मजबूत साबित हुए और लॉयड सीधे यूनिट्स में 4-11, 6-11 और 5-11 से हार गए। 34 वर्षीय लॉयड 5 साल पहले पणजी में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गए थे। 10 महीने तक वो बिस्तर पर पड़े रहे। तब से वो व्हील चेयर से बंधे हुए हैं। बढ़े हुए माध्यमिक संकाय में अपने पूरे समय के दौरान लॉयड धेम्पे HSS मीरामार के साथ चैंपियन दस्ते का हिस्सा थे। गोवा डेस्क टेनिस संघ ने अपनी पैरा टीटी समिति के माध्यम से राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 8 सदस्यीय टीम की प्रतिनियुक्ति की है। GTTA ने एक घोषणा में उल्लेख किया कि लॉयड के साथ साथ ही कई अन्य खिलाड़ियों ने भी कुछ अच्छी जीत दर्ज की है जो स्टैंड आउट खिलाड़ी थे। ये लॉयड द्वारा धैर्य और इच्छा शक्ति की एक अकल्पनीय उपलब्धि है जिसे सेल्विन गुडिनो द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। टीम के जाने से पहले पूर्व टेस्ट चैंपियन अजित घटणकर और पिनेकल एकेडमी मडगांव सेंटर ने पैरा डेस्क टेनिस खिलाड़ियों को संगठित करने के लिए कुछ बेहतर क्लास का प्रदर्शन किया। लॉयड ने इस साल नेशनल्स में पदार्पण किया। क्लास 3 व्हील चेयर श्रेणी में सनसनीखेज जीत हासिल की। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ी। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़कर 150 करने के साथ ही
उनके द्वारा 2021-22 में 12.31 लाख से भी अधिक कार्य दिवस उत्पन्न किए गए हैं, जिसमें लगभग 30,000 विकलांग व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा 2019-20 और 2018-19 में मनरेगा के कार्य में दिव्यांग जनों की भागीदारी की तुलना में काफी अधिक था। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल 15,947 दिव्यांगजन मनरेगा के कार्य में लगे हुए थे। फिर भी 2020-21 में जब राज्य ने विभिन्न राज्यों से राजस्थान में प्रवासी मजदूरों की वापसी के कारण मनरेगा काम की बड़ी मांग के कारण प्रति व्यक्ति दिवस के काम की एक फाइल तैयार की तो पता चला कि लगभग 31,687 विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति मनरेगा के लिए काम में लगे हुए हैं। एक फाइल के अनुसार 12 लाख से भी अधिक परिवारों ने 2020-21 में मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी का रोजगार पूरा किया है। 22-23 में अब तक 3,313 दिव्यांगजन मनरेगा के काम से नए सिरे से जुड़े हैं। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सामान्य मजदूरी का मूल्य 198.92 रुपए है। फ्लिपकार्ट बढ़ाने जा रहा है दिव्यांगों के लिए अपनी रोजगार क्षमता। इस विषय पर फ्लिपकार्ट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता भी किया है। फ्रेंड्स, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में कार्यबल में शामिल करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपक्षीय समझौता या MOU माने कि ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट और MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिस्से के रूप में फ्लिपकार्ट DEPWD और SCPDWD के साथ संयुक्त रूप से संचालित कौशल विकास हस्तक्षेप बनाने और अगले 2 वर्षों में विशेष रूप से PWDs को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था और ई कॉमर्स क्षेत्र में लाने के लिए तंत्र को सक्षम करने के लिए काम करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को सहानुभूति की नहीं बल्कि समर्थन की जरूरत है। ये अग्रीमेंट या MOU उनके लिए एक अवसर खोलेगा और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें सही कौशल सेट से लैस करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। DEPWD की सचिव अंजलि भवरा की उपस्थिति में MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दीनदयाल अंत्योदय फ्लिपकार्ट की आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति और आपूर्ति श्रृंखला संचालन के लिए कौशल के माध्यम से प्रासंगिक कौशल हासिल करने के लिए फ्लिपकार्ट विकलांगों के लिए सीखने के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट आज संचालित विविधता कार्यक्रम के साथ 2 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है, जिनमें से महिलाओं और विकलांग लोगों को रोजगार देना शामिल है। अपने समावेश और विकास को चलाने के लिए कई पहलों के साथ फ्लिपकार्ट ने कहा है कि इसे कई वर्षों से फेयर वर्क फाउंडेशन द्वारा एक शीर्ष फेयर वर्क नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है। फ्लिपकार्ट में कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी प्रमुख रजनीश कुमार ने कहा, हमें इस तथ्य पर गर्व है कि हमारी आपूर्ति श्रृंखला में पुरुष, महिलाएं और विकलांग लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जो मुख्य धारा के कार्यबल में उनकी भागीदारी से जुड़े कलंक को तोड़ने में मदद कर रहे हैं और हम उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद के साथ हमारा समझौता ज्ञापन फ्लिपकार्ट को अपनी विशेषज्ञता और सीखने का उपयोग करने के लिए, विकलांग लोगों को अपस्किल करने के लिए और उनके रोजगार के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम करेगा। 2017 में शुरू हुई अपनी पहल एक कार्टियंस विद डिसेबिलिटी EDAB के माध्यम से फ्लिपकार्ट ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न भूमिकाओं के लिए हजारों विकलांग लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इसका उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला में PWD के लिए करियर के अवसर प्रदान करना है
और समाज में सकारात्मक योगदान देना है। पिछले साल जुलाई में फ्लिपकार्ट ने नई दिल्ली में पहली बार PWD रन डिलीवरी हब की स्थापना की थी, जिसे PWD द्वारा एंड टू एंड प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, कैशियर और टीम लीडर सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम कर रहे लोग विकलांग हैं। फ्लिपकार्ट आज भी अपनी आपूर्ति श्रृंखला में करीब 1,500 विकलांग लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। कर्मचारियों को कार्यप्रवाह में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें संवेदीकरण सत्र, विशेष कक्षा प्रशिक्षण और सांकेतिक भाषा दुभाषियों की मदद से नौकरी पर प्रशिक्षण शामिल है। कस्टमर के सामने आने वाली भूमिकाओं में से कर्मचारियों जैसे कि विशमार्ट्स को किसी भी श्रवण बाधित कर्मचारी को आसानी से संवाद करने में मदद करने के लिए ग्राहक संपर्क कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जबकि डिलीवरी अधिकारियों के पास ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए SOS सक्षम स्मार्टफोन और विशेष बैज और फ्लैश कार्ड्स होते हैं। वेयरहाउस फर्श पर विकलांग कर्मचारियों को सुरक्षा उपाय के रूप में एक विभेदित रंग के जैकेट के साथ पहचाना जाता है। फ्लिपकार्ट विकलांगों को सहज महसूस कराने के लिए अपने मौजूदा कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। ICMR ने असिस्टिव प्रोडक्ट्स की सूची तैयार करते समय विकलांगता क्षेत्र को किया है नजरअंदाज। फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची का मसौदा जारी किया। इस सूची का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सहायक प्रौद्योगिकी मदद प्रदान करना है। हालांकि सूची को विकलांगता क्षेत्र के पेशावरों के साथ विचार किए बिना ही तैयार किया गया है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधानों की ये अवहेलना है। दोस्तों, वैसे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्राथमिकता सहायक उत्पादों की सूची की तर्ज पर ये सूची बनाई जा रही है। असल में ये सहायक उत्पादों की सूची भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का एक स्वागत योग्य कदम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची के मसौदे में 350 से भी अधिक सहायक उत्पादों को शामिल किया गया है। सूची का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को विकलांग व्यक्तियों, स्ट्रोक, मधुमेह, जन्मजात दोषों संबंधी अक्षमताओं जैसे गैर संचारी रोगों के रोगियों के लिए सहायक तकनीक और उपकरण प्रदान करना है। हालांकि विकलांग डॉक्टरों के एक अखिल भारतीय समूह डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटी समूह द्वारा की गई कुछ मांगों को सूची बनाते समय नजरअंदाज कर दिया गया है। एक प्रमुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW की अधिसूचना के अनुसार चिकित्सा पेशावरों का कर्तव्य है कि वे चिकित्सा आवश्यकताओं के अनुसार सहायक उत्पादों को निर्धारित करें। ये विकलांगता दक्षताओं में भी दिया गया है, जिन्हें अद्यतन MBBS पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और नीति आयोग के 3 साल के एक्शन एजेंडा पॉइंट में एड्स और सहायक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में कहा गया है। दोस्तों, ICMR के निदेशक बलराम भार्गव को लिखे पत्र में विकलांग डॉक्टरों ने विकलांगता क्षेत्र को बाहर करने पर निराशा व्यक्त की है। इस सिलसिले में डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटी के सह संस्थापक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि पत्र में NLEAP दस्तावेज में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों RPWD अधिनियम 2016 के कई उल्लंघनों पर भी प्रकाश डाला गया है। वास्तविक विशेषज्ञों और विकलांगता क्षेत्र का बहिष्कार यही कारण है कि NLEP दस्तावेज में गलतियों के अस्वीकार्य स्तर है। आपके मार्गदर्शन में तैयार किए गए दस्तावेज पूर्व DGHS मेडिकल डॉक्टर्स और जो योगदानकर्ताओं के रूप में 2 WHO लोगों की भी सूची करते हैं, विकलांगता परिभाषाओं का उल्लेख करते हैं, जो विकलांगता पर हमारे राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल विपरीत है। और अब विकलांग डॉक्टरों ने विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों और अधिनियम से परिचित लोगों को शामिल करके NLEP को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए कहा है।
ये मामला पहले भी था जब आईसीएमआर को कोविड-19 और विकलांगता पर अपने स्वयं के दिशा निर्देशों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि विकलांगता क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मसौदा समिति का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा NLEAP स्वयं विकलांग लोगों के लिए दुर्गम है। आईसीएमआर ने एकमात्र विकल्प के रूप में कैप्चा इमेज पेश की है। ये ऑनलाइन फॉर्म नेत्रहीन लोगों के लिए दुर्गम है और अन्य विकल्प भी नहीं दिया गया है। ये फिर से RPWD अधिनियम धारा 42 और 46 का उल्लंघन है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों, इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। दोस्तों, पिछले ऑडियो में हमने कुछ गैर सरकारी संगठनों के बारे में बात की थी। आज की ऑडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, AICB। यह संगठन दृष्टिबाधितों के ट्रेनिंग और पुनर्व्यास के लिए काम करता है। इसका पता है ब्रेल भवन, सेक्टर 5, रोहिणी, और इसका पिन कोड है 110085। इनका फोन नंबर है 9810684208। इनका ईमेल आईडी है aicbdelhi@yahoo.com और आप इनको गूगल कर सकते हैं www.aicb.org.in पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्षम की। यह दृष्टिबाधितों को असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। इसका एड्रेस है सक्षम ट्रस्ट 486 डबल स्टोरी नियर राजेंद्र नगर। इनका पिन कोड है 110060। इनका फोन नंबर है 01145793601। इनका ईमेल एड्रेस है info@saksham.org। आप इनको गूगल कर सकते हैं https://saksham.org। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवे की, फॉर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9968329329 और इनको आप गूगल कर सकते हैं http://iway.org.in पर। नेक्स्ट है एक्सेस इंडिया मेलिंग लिस्ट। यह मेलिंग ग्रुप है विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप
accessindia@accessindia.org.in पर कर सकते हैं। धन्यवाद। बालक, मिल गई है ना तुझे पूरी जानकारी? हाँ, पिछले सारे ऑडियोज के जरिए मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, तो अब तुझे करना है एक काम। एक काम? क्या काम? उसके बारे में तुझे अगले ऑडियो में पता लगेगा। ठीक है। जय हो, जय हो। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। हेलो दोस्तों, मैं पायल खेतान। मैं मोहित गुप्ता। लाइफ बियॉन्ड साइट की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पायल, आज कितना अच्छा लग रहा है ना। हम एक सोच लेके चले थे ऑडियोज बनाने की और आज ऑडियोज कंप्लीट होने को आए हैं। क्या ग्रेट फीलिंग है। हाँ मोहित, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अच्छा, तो अभी और आगे क्या करना है पायल? हमें नहीं मोहित, बल्कि इसमें हमारे लिसनर्स का भी हमें सहयोग चाहिए। बिल्कुल सही कहा पायल आपने। तो अभी हमारे लिसनर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये इन्फॉर्मेशन को अपने पास तक ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन उन क्लिनिक्स और उन हॉस्पिटल्स तक भी पहुंच जाए, ताकि जब किसी को ये पता चले कि उन्हें आंखों की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो साथ ही साथ उन्हें वो सॉल्यूशंस भी वहीं पर मिल जाए, ताकि उनके जिंदगी के कीमती वक्त जाया ना हो और वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाए। इस बात पे तो मुझे फेमस डायलॉग याद आ गया। अच्छा, कौन सा डायलॉग? कि थैंक यू मत बोलिए, बल्कि 3 लोगों की मदद कीजिए और उनसे कहिए कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें। वाह, क्या बात कही है मोहित। और थैंक यू से याद आया कि हम अपने टीम मेंबर्स को कैसे भूल सकते हैं, जिनके सहयोग के बिना ये सीरीज को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल, उन सबको तो थैंक यू कहना बनता है। तो आइए सबसे पहले अभय गोयल, जिन्होंने स्टूडेंट और आकाशवाणी की आवाज दी। फिर अंकित अग्रवाल, जिन्होंने हमें रीडिंग एंड राइटिंग के डिफरेंट असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया। फिर दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने मैथमेटिक्स कैसे आसान हो सकती है वो बताया और एनजीओज के बारे में बहुत यूजफुल जानकारी दी। मोहित गुप्ता, जिन्होंने जॉब एंड करियर जैसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और हमारा मार्गदर्शन किया। खंडू भंडारे जी, जिन्होंने मोबिलिटी और ओरिएंटेशन के बारे में बताया। और अपनी मीठी सी आवाज में अंशु बागड़िया ने कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया, साथ ही साथ असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में जानकारी दी, जिससे कुकिंग आसानी से की जा सके। पायल खेतान, जिन्होंने मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया और साथ साथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और पायल अग्रवाल, जिन्होंने डिसेबिलिटी डे के ऑडियो में स्पेशल अचीवर्स के बारे में हमें जानकारी दी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है एडिटिंग का, वो बाखूबी किया है कुश वर्मा और पायल खेतान ने। और जाते जाते ये कहना चाहेंगे, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, हौसला ना हारें, जीवन को संवारें अपने हिम्मत और हुनर से। थैंक यू। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। संवैधानिक संस्थानों के शीर्ष पदों को भरने में केंद्र सरकार की विफलता। विकलांग लोगों के लिए संस्थानों में रिक्त पदों पर सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए चिली के साथ समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी। देश के 67% न्यायालय परिसर नहीं है विकलांगों के अनुकूल। विकलांग लोगों के खिलाफ बढ़ता जा रहा है अपराध का स्तर। फ्लिपकार्ट बढ़ाने जा रहा है दिव्यांगों के लिए अपनी रोजगार क्षमता।
ICMR ने असिस्टिव प्रोडक्ट्स की सूची तैयार करते समय विकलांगता क्षेत्र को किया है नजरअंदाज। मध्य प्रदेश के खरगोन के एक विकलांग दुकानदार को अधिकारी ने धमकाया, सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ी। 80% विकलांगता वाले उम्मीदवारों को MBBS में प्रवेश से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि। पैरा TT नेशनल्स में गोवा के लॉयड ने डेब्यू पर जीता सिल्वर मेडल। अंततः SBI कर रहा है शाखा परिसर के अंदर दुर्घटना का शिकार हुए ग्राहक को चिकित्सा व्यय की परिपूर्ति का भुगतान। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।